राग दरबारी। राग दरबारी एक व्यंग्य उपन्यास है और व्यंग्य की दुनिया में इसने जो छाप छोड़ी उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। इसको लिखने वाले लेखक श्री लाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी के कालजयी रचनाकार श्री लाल शुक्ल की जयंती 31 दिसंबर को होती है। 1925 में इसी तारीख को दुनिया में आए थे। लखनऊ के अतरौली गांव में उनका जन्म हुआ था और 43 साल की उम्र में उनकी राग दरबारी आई। मतलब आपको 1968 में राग दरबारी प्रकाशित हुई थी। आते आते इस किताब की 2000 से ज़्यादा प्रतियां बिक गई थी। एक साल के भीतर इस किताब के लिए शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और राजमहल प्रकाशन का कहना है कि आज भी हर साल राग दरबारी की 25 से 30 हज़ार कॉपियाँ बिक रही हैं। 2018 में किताब को 50 साल हो गए। अब ये बड़ा उत्सुकता का विषय है कि 50 साल हो गए तो आखिर राग दरबारी के गांव में जश्न कैसे मनाया जा रहा है। चलिए आज हम लोग चलते हैं वहीं शिवपालगंज में देखते हैं राग दरबारी के अलग अलग चरित्र कैसे 50 साल का जश्न राग दरबारी का मना रहे हैं। तो राग दरबारी के 50 साल होने की सूचना जब शिवपालगंज के सबसे उम्दा क्वालिटी के गंजे सनीचर को मिली तो उसने तुरंत कहा, अरे साला, होते करते 50 साल हो गए। सनीचर ने पटेर वाली जंघिया की जगह बरमूडा पहना हुआ है। उसने बरमूडा के इलास्टिक को झटकते हुए कहा, 50 साल हो गए तो कुछ दम पिलाट होना चाहिए। राग दरबारी के मशहूर प्रिंसिपल साहब हालांकि इस बात से कुंठित थे कि पिछले 50 सालों से खादी पहनने वाले हर गधे को उन्होंने बाप बना लिया था, फिर भी किसी चयन आयोग की मेंबर ही तक न पा सके। लेकिन दरबार के राग की स्वर्ण जयंती थी, सो वे भी उत्साह में थे। उत्साह में तो लगे अवधि में बोलने, ऐसा करो भैया, अखंड पाठ धरवाए के एक साहित्यिक आयोजन करवाए डारो। 2-4 आलोचक साहित्यकार हम बुलाए लेते हैं। बस बद्री भैया जरा लाल पानी, मतलब वही शराब की 2-4 बोतल का इंतजाम हो जाए बस। बद्री पहलवान ने इस प्रगतिशील प्रस्ताव को सुनकर इस अंदाज में ताल ठोकी मानो पूरा साहित्य उनकी जांघों पर बैठा हो। हालांकि इस हरकत से उन्हें साहित्य, संगीत और कला से विहीन बिना पूंछ वाला पशु न समझ लिया जाए, इसलिए दारू के इंतजाम पर उन्होंने सहमति दे दी। धीरे से कहा, जैसे गप्पन वैसे छप्पन। इस मुहावरे का कोई विशेष मतलब नहीं, लेकिन गजों ने इसे उसी प्रकार समझा जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर बॉलर का इशारा समझ लेते हैं। प्रिंसिपल साहब खुश हुए, बोले, अखंड पाठ का संपुट रख देंगे। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सफल हुआ आजू। तभी उनकी नज़र रंगनाथ पर पड़ गई। वे खीसे निपोरते हुए बोले, रंगनाथ भैया, मंच से कुछ पढ़ देंगे। रंगनाथ उसी शिक्षा प्रणाली की देन थे जो रास्ते में कुतिया की तरह पड़ी रहती थी और कोई भी उसे लात मारकर आगे निकल सकता था। रंगनाथ ने उच्च शिक्षा प्रणाली की कुतिया को इतनी लात मारी थी कि उसने इनको लगभग काटते काटते छोड़ा था। इसके बाद से वे अपने को महान अंग्रेजी कवि जॉन किट्स का पुनर्जन्म मानने लगे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ओड टू द नाइटिंगेल का पार्ट 2 मैं इन गंजे गंवारों के बीच पढ़ूंगा। उनके मन में प्रिंसिपल साहब के लिए कुछ गालियाँ टाइप की चीज़ें आईं। रंगनाथ के मनसा को छोटे पहलवान ने बाचा, कर्मना से भी अव्यक्त किया। कहा, बद्री गुरु, राग दरबारी के 50 साल पर हमको कोई साहित्यिक ठिल ठाए नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम भर देंगे भूसा। छोटे शिवपालगंज की उस महान परंपरा का हिस्सा थे जिसमें श्रोता और वक्ता एक दूसरे को मूर्ख माना करते थे। इसी परंपरा में गहनता से जाकर उन्होंने जाना था कि लेखक आलोचकों को और आलोचक लेखकों को मूर्ख मानकर अपने वक्तव्य देते हैं और पाठक दोनों को महामूर्ख मानकर टाइम पास करते हैं। छोटे का कहना था, साहित्य फाहित्य से अच्छा है टिकट लगा के इनामी दंगल करा दो, कुछ पैसे आ जाएंगे।
असली भांग अब मिलती नहीं है, ठेके वाली चढ़ी नहीं है। कम से कम कुछ बढ़िया नशा पत्ती का इंतजाम तो हो जाएगा इन पैसों से। रूपन बाबू पहलवानों को मोटी बुद्धि का समझते थे, इसलिए छोटे पहलवान से उन्हें इतनी महीन बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भी छोटे की बात का समर्थन करते हुए कहा, ऐसी बात करो जो शिवपालगंज वालों को समझ में आए। साहित्य का पैतरा पेलने के बजाय रमपत हरामी की नौटंकी करा दो। कम से कम नई उम्र की नई फसल ही थोड़ी मौज ले ले। शनिचर को लगा कि इस घप्पड़ पेल में ये साला 50 साला वीकेंड प्रोग्राम वर्किंग डे की तरह न निकल जाए, इसलिए उसने जोर से कहा, वैद्य जी थे, वैद्य जी हैं, वैद्य जी रहेंगे, वही तय करेंगे क्या होना है। अब वैद्य जी को तो आप जानते ही हैं, वैद्य जी तो हर खैर हर देश काल में रहते ही हैं। फिलहाल वे इस निराशा के साथ जीवित थे कि स्मार्टफोन आने के बाद कोई कहीं भी अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दे रहा है। 50 साला आयोजन की बात सुन उन्होंने जो मुख मुद्रा बनाई, उसका मतलब ये निकल गया कि वैद्य जी का इन सब से क्या मतलब। गांधी जी भी तो आज़ादी के जश्न से दूर ही रहते थे। वैद्य जी ने विषांतर करते हुए पूछा, अरे बद्री, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के गबन वाले मामले में तुम्हारा जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, उसका क्या हुआ? बद्री को पिता का ये सवाल उम्र जनित मूर्खता लगा। जवाब छोटे पहलवान की तरफ से आया, हुआ क्या, 2 दरोगा आए थे, दोनों को दौड़ा के आए, कह दिए दोबारा सोपालगंज में दिखा तो मार मार के होमगार्ड बना देंगे। अब आपका गांधीवादी तरीका चलता कहाँ है? वैद्य जी ने ऐसी मुख मुद्रा बनाई कि वहाँ बगुला नहीं था, वरना उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। कहा, सही कहते हो छोटे, अब रीति नीति की बात नहीं रही। अब हर गबन पर गिरफ्तारी होगी तो क्या चलेगी सोसाइटी। बद्री, तुम्हारे विचार नहीं मिलते तो तुम सत्ताधारी दल में क्यों नहीं शामिल हो जाते। वैसे ही भी अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का चक्कर छोड़ कंपनी रजिस्टर कराओ। सहकारिता का जमाना नहीं रहा। रंगनाथ, तुम किसी अच्छे सीए को तलाशो। रूपन बाबू अपनी लो वेस्ट जीन्स ठीक करते हुए बोले, कंपनी रजिस्टर कराने के साथ साथ सबके पासपोर्ट भी बनवा देंगे रंगन दादा। वैद्य जी और गंभीर होते हुए बोले, हर बात को व्यंग्य में उड़ाना ठीक नहीं है रूपन। उधर लंगड़ की नकल अभी तक निकली नहीं थी। तहसील में नकल बाबू कह रहा था, पहले तो हम 550 लेकर भी देते थे, अब डिजिटल इंडिया का मजा लो। पिछले 1 महीने तो सर्वर डाउन चल रहा। लंगड़ ने एक वकील के बस्ते पर टेक लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। राजकाज तो राजकाज की ही तरह चलेगा, चाहे सर्वर लगा लो चाहे फाइल। इसी तरह से शिवपालगंज में 50 साला जश्न मना। भांग के बजाय शराब चली। बद्री और रूपन दोनों ने बेला के गौने पर दर्द भरे गीत प्रस्तुत किए। वैद्य जी ने नई पीढ़ी के आचार विचार पर गहरी चिंता जताई। लंगड़ अभी भी तहसील में पड़ा पड़ा नेटवर्क का इंतजार कर रहा है और हमारा राग दरबारी 50 साल पूरे कर लिए हैं। धन्यवाद।